नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात करेंगे कि भारत जोड़ों के कारण महाराष्ट्र टूटने क्यों लगा है। क्योंकि संजय राउत जो है वो जो बाइडेन और पुतिन से तारीफ करवा रहे हैं उद्धव ठाकरे की, और हमारे पवार साहब जो हैं वो बेलगाम में बिजी हो गए हैं, और अजीत दादा पवार और उनके चेले जो हैं वो शिवाजी महाराज और औरंगजेब में तय नहीं कर पा रहे हैं किसको क्या कहें। हमारे साथ है आज भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी। तो भाऊ, ये क्या समस्या है, ये भारत तोड़ने से महाराष्ट्र टूटने कैसे लगा? नहीं, महाराष्ट्र तो जोड़ों की बात नहीं, महाराष्ट्र जुड़ा हुआ ही है। वो कर्नाटक भी जोड़ना चाहते, मध्य प्रदेश गुजरात भी जोड़ना चाहते, ऐसी बात है। वो जोड़ों की बात सब उनकी है, राहुल गांधी की। इनका जोड़ो नहीं, शरद पवार की हिस्ट्री ही तोड़ो वाली है। जोड़ने का मतलब क्या फर्क है? इसीलिए तो वो पदयात्रा में गए नहीं ना। शरद पवार पदयात्रा में गए थे तो पदयात्रा टूट जाती। ये हमेशा दूसरी पार्टियों के लोग तोड़ तोड़ कर लाकर अपनी पार्टी बनाते हैं। लेकिन ये जो चल रहा है वो एनसीपी में बहुत बड़ा अंदरूनी घमासान चल रहा है, ऐसी खबरें है। कुछ लोगों से मेरी बात हो गई है तो, और पिछले एक साल से हम देख रहे हैं बार बार कि जो चाचा बोलेंगे भतीजा उसको छेद देगा कि भाई नहीं, ये नहीं हो सकता। अब देखिए, हमने देखा कि औरंगजेब तो सूफी संत था, ये तो एनसीपी की डिक्लेयर्ड भूमिका है। उन्होंने पहले से ही, यानी उसके लिए उसकी कब्र पर कुछ ये हो इसलिए उन्होंने आंदोलन किया था, इनकी पार्टी की अल्पसंख्यक जो शाखा है उन्होंने। तो आज अचानक अजीत दादा वही भाषा बोलने लगे तो पवार साहब बोलने, कोई बात नहीं, धर्मवीर बोलने में कोई गलत नहीं है। यानी चाचा भतीजा अपने आप में कुछ झगड़ रहे ऐसा दिखाई देता है। और दूसरी बात यह है कि 2 दिन पहले ही पूना में एनसीपी के कार्यकर्ताओं का एक सेमिनार या मीटिंग हो गई है, उसमें कुछ कार्यकर्ता ने ओपनली बोला पवार साहब को कि ये अगर गठबाजी तड़बाजी रुकी नहीं तो हम चुनाव हार जाएंगे, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये कार्यकर्ता पवार साहब को बोल रहे। इसका मतलब कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। एक बात है कि शिवसेना में तो टूट हो गई है, अब एनसीपी की बारी है, और कांग्रेस में टूटने जैसा कुछ है नहीं। उन्होंने तो मान लिया कि टूटा है इसलिए जोड़ने निकला हूं। और इस सब उथल पुथल जो चल रहे हैं, इसमें महाविकास आघाड़ी कहाँ है इसका किसी को भी पता नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एनसीपी में बहुत बड़ा घमासान चल रहा है कि पवार साहब के बाद इसको टेक ओवर कौन करेगा। शायद बेटी करेगी या भतीजा करेगा। इस लॉयल्टी में पूरे कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। अब देखिए, एक बात है कि पवार साहब ने उस दिन बोल दिया था कि भाई एक शब्द के लिए झगड़ना अच्छा नहीं है, किसी को धर्मवीर बोलना है संभाजी महाराज का तो बोलने दो, कोई बात नहीं। जिसको स्वराज्य रक्षक बोलना है वो स्वराज्य रक्षक बोल सकते हैं। लेकिन अजीत दादा हटे नहीं, वो बोले कि मेरी लाइन जो है, जो मैंने बोला है उस पर मैं पक्का हूँ, अड़ा हूँ, डटा हूँ। और उनके सपोर्टर जो है उन्होंने एक स्टिकर लगाने का अभियान शुरू कर दिया। पूना में जगह जगह पर गाड़ियों पर स्टिकर लगाया जा रहा है, स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज। तो इससे पता चलता है कि पवार साहब ने जो लाइन ले ली है उसके खिलाफ डटकर अजीत दादा खड़े हो गए। तो ये शिवाजी महाराज संभाजी महाराज इतिहास की बात नहीं, ये अंदरूनी मामला है जिसपे ये एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। तो संजय राउत फिर जो बाइडेन और पुतिन से क्यों तारीफ करवा रहे हैं उद्धव ठाकरे की? संजय राउत, हाँ, वो तो मैंने इनको बोल दिया कि संजय राउत चिंता में है कि कोरोना वापस आएगा। तो कोरोना वापस आएगा तो उस पर दुनिया हैरान है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो बाइडेन और पूछ रहे हैं कि पिछला कोरोना तो केवल उद्धव ठाकरे के लिए रुक गया,
उन्होंने जो धारावी पैटर्न बनाया था, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी बड़ी सराहना की थी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सलाहकार भी उद्धव ठाकरे बन सकते, उसने एडिटोरियल में लिखा था। और उनका इंटरव्यू जो सामना के लिए किया था उद्धव ठाकरे का, उसमें भी उद्धव ठाकरे को पूछा था संजय राउत ने कि आपने मेडिकल ज्ञान कहाँ से समेटा है। तो शायद ये बात हो गई कि जो बाइडन और पुतिन हैरान है, तो बात करेंगे तो यूक्रेन पर करेंगे, या तो फिर से कोरोना चाइना में फैला है उस पर करेंगे। तो यूक्रेन पर नहीं की होगी और कोरोना पर की होगी, तो उन्होंने जिनपिंग को बोला होगा कि भैया ये कोरोना रोको, तो उन्होंने कहा होगा कि ठीक है मैं रोकता हूँ, लेकिन उद्धव ठाकरे को यहाँ भेज दो। तो ये स्पेशल खबर जो है वो संजय राउत के पास पहुंच गई। तो पुतिन और बाइडन का जो ज्वाइंट मीटिंग हो गया, उसमें ये तय किया गया कि चाइना में ही कोरोना को रोकना है। तो इसके लिए उद्धव ठाकरे तो घर से बाहर नहीं निकलते, पुणे नहीं जाते या नासिक नहीं जाते, तो वो तो चाइना जाने से रहे। नहीं तो जिनपिंग ने उनको ऑफर दिया था, आ जाओ यहाँ, आपको चीफ मिनिस्टर यहाँ का बना देते। लेकिन उद्धव ठाकरे को तो मातोश्री के बाहर निकलना नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा मैं फेसबुक लाइव करूंगा। तो शी जिनपिंग ने बोला कि ठीक है फेसबुक लाइव करो, उससे कोरोना रुकता है। बोले बिल्कुल रुकता है, महाराष्ट्र में कोरोना पर जो उपाय किए गए वो सब फेसबुक लाइव पर थे। तो लेकिन भाषा है, उद्धव ठाकरे ने बोला कि भाई मैं चाइनीज भाषा जो मैंड्रीन है उसमें बात नहीं कर सकता। तो शी जिनपिंग बोला वो उसकी कोई चिंता मत करो, आप मराठी में बोलो, वो चाइना में ट्रांसलेट हो जाएगा मैंड्रीन में और लोग समझ जाएंगे और कोरोना रुक जाएगा, मेहरबानी करो। तो लेकिन उद्धव संजय राउत बीच में आ गए और बोले ऐसा फटाफट कुछ मान लेना नहीं। अगर आपके फेसबुक से चाइना में कोरोना रुक सकता है तो एक काम करो, उनको बोलो कि लद्दाख से तुम निकल जाओ, अरुणाचल से निकल जाओ, उसकी कीमत पर मैं फेसबुक लाइव करूंगा चाइना के लिए। तो उद्धव ठाकरे खुश हो गए, अरे मोदी लद्दाख नहीं रोक सके हैं, राहुल गांधी नहीं रोक सका है, तो अगर हमारे फेसबुक से रुकता है तो हम अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर का फेस मिल सकता है देश को। तो उद्धव ठाकरे ने वो मान लिया है और बहुत जल्दी ये मराठी मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज करके आएगा, 7 दिन के बाद देखिए आप। बाहु एक साथ बहुत सारे लोगों को निपटा दिया आपने, मराठी मीडिया को भी निपटा दिया, संजय को भी, उद्धव को भी। अब संजय राउत रोज कुछ पागल जैसी बात करेंगे और वही ब्रेकिंग न्यूज करके दिखाया जाएगा। तो ये भी ब्रेकिंग न्यूज हो सकते हैं ना कि उद्धव ठाकरे के क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक लाइव करने से चाइना में कोरोना रुक गया। वो तो वैसे तो उनका बहुत नासा वगैरह कंसल्ट करते हैं संजय राउत से कि भाई जुपिटर पे पानी है कि नहीं, सैटर्न पर या ग्रह पर पानी वगैरह ऑक्सीजन है कि नहीं। क्योंकि देखो अगर फिर से कोरोना फैल गया तो ऑक्सीजन की किल्लत होगी, उसके लिए दूसरे ग्रह से भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत मिलकर ऑक्सीजन पृथ्वी पर ला सकते हैं। हाँ, ये तो महान विभूतियां हैं, न भूतो न भविष्यति। तो ओंकार जी, आप जो है, जब मैंने वो मूल प्रश्न पूछा था कि राहुल गांधी जब महाराष्ट्र पहुंचे थे, अब तो आपके हरियाणा में पहुंच गए जी, तो जी। उस समय उन्होंने आते ही भारत जोड़ते एमवीओ को तोड़ने का ऐलान वीर सावरकर के विरोध में बोल के कर दिया था। अब दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते क्या हाल है? मुझे लगता है संजय जी, हम लोग जो समीक्षाएं करते हैं, विश्लेषण करते हैं राजनीतिक घटनाक्रमों का या बयानों का, हम लोग कई बार बहुत जल्दी में थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, ये सोच करके कि अगर वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने कुछ अनाप शनाप बातें कही हैं तो शायद
शिवसेना कुछ रिएक्ट करेगी, एमवीए तोड़ देगी, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये वो शिवसेना नहीं है जो बाल ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी। मणिशंकर अय्यर ने एक बार इसी तरह की कोई बकवास कर दी थी, तब बाल ठाकरे का बयान आया था कि जहां भी ये आदमी मिले इसको 4 जूते इसके मुंह पे मारो और इसको पकड़ करके लाओ मेरे पास, इसको मैं भी 4 जूते मारूंगा। वो थी शिवसेना जिसके तेवर हुआ करते थे। मैं इस घटना के बाद भाऊ के साथ ही एक प्रोग्राम कर रहा था और भाऊ ने बड़ी अच्छी बात कही थी। मैं रिपीट कर देता हूँ, हालांकि भाऊ यहाँ मौजूद हैं, वो खुद भी उस बात को कह सकते हैं। जब ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि देखो, ये कहते हैं कि हम राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं हैं। ये शिवसेना का हल कर दिया है इन लोगों ने। अब केवल महापुरुषों को अगर कोई गाली दे रहा है और वो भी महाराष्ट्र की भूमि पर आकर के गाली दे रहा है, उसके बारे में सिर्फ इतना कह देना कि हम इनके बयान से सहमत नहीं हैं। उसी तरह की बात तो ये भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर भी कर सकते थे ना, कह सकते थे। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी चूंकि अतीत में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल हैं, इसलिए वो थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे कुछ बोल जाएं, हालांकि जो कुछ उन्होंने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के या नितिन गडकरी को लेकर के, उसको ओवरलुक किया जा सकता था। वो ऐसा कोई अपमानजनक शब्द बातें नहीं कही थी उन्होंने। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारे जो पुराने प्रतीक पुरुष हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। अगर आधुनिक काल में आप किसी से प्रेरणा लेना चाहें तो नितिन गडकरी हो सकते हैं। इसमें शिवाजी महाराज की का अपमान कर दिया। आप मुंबई की सड़कों पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं और इतने गंदे शब्दों में उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि साहब जिस उम्र के ये हैं, ऐसे उम्र के लोगों को तो वृद्धाश्रम में भी जगह नहीं मिलती है और इनको मोदी सरकार ने राज्यपाल बना दिया। मतलब इस तरह की प्रतिक्रियाएं। और जो अभी भाऊ ने कहा है कि अगर संभाजी के बारे में कोई बयान उनके भतीजे ने दे दिया तो उस पर पानी डालने में लगे हुए हैं, तो आपका कोई बंदा अगर कुछ कह दे तो आप उस पर रेत और मिट्टी और पानी डालना शुरू करते हैं। अगर कोई आपकी विरोधी पार्टी के द्वारा नियुक्त राज्यपाल कोई बात कह दे, नहीं कहनी चाहिए, सब मानते हैं, हर राज्य के कुछ संवेदनशील मामले होते हैं, उन पर आप बयान ना ही दें तो बेहतर है। और वो भी तब अगर आप बयानबाजी कर रहे हैं जब आपको पता है कि ये कुछ ना कुछ मामले को तूल देने के लिए तैयार ही बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं, तब बचना चाहिए। पर चलिए, कोश्यारी साहब ने कह भी दिया था तो इतने उम्रदराज आदमी हैं, बाला साहब ठाकरे के जमाने के आदमी हैं, उन चीजों को ओवरलुक करना चाहिए। लेकिन लगातार चाहे स्टेट प्लेन से उनको उतारने वाला प्रकरण रहा हो या उसके बाद के भी जितने प्रकरण हुए हैं, इन्होंने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं। तो ये सारी चीजें बताती हैं, ये शो करती हैं कि ये राजनीतिक रूप से कहाँ पहुंच गए हैं, किस स्तर पर पहुंच गए हैं। एक और बात आपने कही थी, वो छूट जाएगी कि पवार साहब बेलगाम में जो हैं व्यस्त हैं। पवार साहब 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं महाराष्ट्र के। पवार साहब दावा करते हैं और ठीक भी है, 50 साल की उनकी राजनीति है। केंद्र में वो कृषि मंत्री भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, उनकी राज्य में भी कई बार तूती बोली है और केंद्र में भी रहे हैं, तो वो निर्णायक भूमिका में थे उस समय। तब ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो कुछ गांव को लेकर के झगड़ा है, इसको सीरियसली हल करने की दिशा में क्यों नहीं बढ़े? अभी 2.5 साल तक इनकी सरकार थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, तब ये सीरियसनेस क्यों नहीं दिखाई जो अब दिखा रहे हैं? लोगों को लेकर के कर्नाटक की सीमा पर प्रदर्शन करते हैं, फिर वो अखबारों में, मीडिया में छपती है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत बुरी तरीके से, और जो इनके अपने अंदरूनी झगड़े हैं, जो इनकी अपनी कमजोरियां हैं, और शिवसेना का
जिस तरीके से कहना चाहिए कि राम नाम सत्य कर दिया है अमित शाह ने और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर के, तो उससे बहुत ज्यादा भीतर से आहत हैं। तो ये सारी सिचुएशंस इस समय बनी हुई हैं। राहुल गांधी द्वारा कुछ भी कह देना और उसके बाद सिर्फ ये कहना कि हम असहमत हैं, इससे ही आप लगा लीजिए कि ये राजनीतिक रूप से कितने मजबूर और कमजोर हो चुके हैं। भाऊ से पूछना चाहूंगा कि क्या बीएमसी के चुनाव में राहुल गांधी को प्रचार करने के लिए बुलाया जाना चाहिए? नहीं, वो निर्भर होता है कि किसको जीतना है। ये अगर शिवसेना और कांग्रेस तय करेगी, उस पर रहेगा ना राहुल गांधी को लाना या नहीं लाना है। अब देखिए, हिमाचल नहीं गए तो कांग्रेस जीत गई, गुजरात गए तो बुरी तरह से हार गए। तो अगर बीजेपी को बड़ी तगड़ी संख्या से जिताना है तो राहुल गांधी को लाएंगे, जरूर लाएंगे। अगर कुछ बची है इज्जत वो और बचानी तय करेंगे तो ये करेंगे। और जो अभी ये बोल रहे थे ओमकार जी कि असहमति है, अरे अपने बाप की भी बेइज्जती की तो ये बोलते हैं असहमत है। देखिए, आज की इनकी सुषमा अंधारे नाम की एक बड़ी वक्ता है, प्रवक्ता है, जो राष्ट्र एनसीपी में थी। उन्होंने बाला साहब, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इनके बारे में इतने गंदे शब्दों में बकवास की है, उसके सब क्लिप अब बाहर आ रहे। उस पर एक शब्द नहीं बोलते, ना संजय राउत बोलते, ना आदित्य ठाकरे बोलते, ना उद्धव ठाकरे बोलते। तो जो यानी ये तो बूढ़े हो गए, बाला साहब, बाल ठाकरे तो बूढ़े हो गए, उनके हाथ में तलवार देकर क्या करोगे? ये तलवार हाथ में हैंडल भी कर सकते, ये लटपटा जाएंगे। ऐसी भाषा वो सुषमा अंधारे बोली है, वो सब क्लिप सामने आई है और इन्होंने उसको अपनी पार्टी के नेता बना के रखा है और प्रबोधन यात्रा पर छोड़ दिया है। तो आप उस पर बातें नहीं करते का मतलब क्या होता है कि वो कहते हैं कि मैं उससे असहमत हूं। यानी खुद की पिता की बेइज्जती की, अपनी बेइज्जती की, अपने बेटे की बेइज्जती की, उसके बारे में भी बोलते असहमत है। उसका मतलब क्या होता है कि मैं बेशरम हूं। इससे ज्यादा हम कम से कम शब्दों में और क्या बोल सकते हैं? जिस महिला ने इसके पहले इतने गंदे शब्दों में, देखो विरोध करना एक बात होती है, लेकिन गंदे शब्दों में, हमारे यहाँ मुंबई में दही हंडी होती है तो शिवसेना उसके लिए आग्रही होती है। तो सुषमा अंधारे बोली थी कि हाँ हाँ कर लो, सबसे नीचे के स्तर पर तुम खड़े रहो और सबसे ऊपर तुम्हारे बेटे को भेज दो। किसको? आदित्य को। और ये सब अगर उस पर भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत चुप्पी साधते तो हमको पता चलता है, हम समझ सकते हैं कि इनको सत्ता के सामने इज्जत भी नहीं है, अपनी इज्जत नहीं है। सावरकर जी की बात छोड़ो, उन्होंने तो 10 12 15 साल जेल में काटे हैं, शारीरिक यातनाएं देखी है उन्होंने। ये अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे और आज कोई नहीं है इनके पास अच्छा भाषण करने वाला, तो उधारी के लोग लेकर आते हैं जिन्होंने कल इनकी बेइज्जती की। तो उसमें कोई सावरकर के बारे में बोलेंगे या और किसी के बारे में, इनको कोई नहीं, बस सत्ता चाहिए। वो बार खोके क्यों बोलते? भैया उनको दे दिया, हमें क्यों नहीं दे दिए? इनकी तकरार आप समझ लो कि हमने जो 55 एमएलए होलसेल रेट में कहीं बेचे थे शरद पवार को, ये हमें बिना पूछे फिर से क्यों बेचे गए? अगर खोके आएंगे, पैसा आएगा तो हमारे पास आना चाहिए ना, वहां कैसे गया? इसकी तकरार है। देखो बाकी सब चुप हो गए, लेकिन आज भी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे बार बार खोके क्यों बोल रहे? तो इनके लिए राजनीति पैसा आराम से जेब में डालने का। तो शायद उनको लगा होगा कि औरंगजेब भी एक तरीके की जेब है, उसकी जेब से हमारे जेब में आएगा, इसलिए औरंगजेब को रखते थे पैसे। उनको जेब से मतलब है, वो खाली जेब हो, पतलून की जेब हो, कुर्ते की जेब हो, और औरंगजेब हो, जेब का जेब से मतलब है।
अगर औरंगजेब ये सबसे बड़ी जेब है तो मेरी पतलून को होनी चाहिए, इस ढंग से उनका सोचने का तरीका है। और देखिए, औरंगजेब का समर्थन अगर शरद पवार करते सूफी संत, तो मान लो औरंग जो जेब होती है वो कितनी बड़ी जेब होगी। हाँ, शरद बिल्कुल। पवार आलतू सारे फालतू किसका समर्थन नहीं करते। चढ़ावे के पैसे जो है वो सूफी संतों के पास ही आते हैं। बिल्कुल आते हैं, इसलिए उनको लगता है कि औरंगजेब का मतलब सबसे बड़ी जेब है। लेकिन ये तो बताएं भाऊ कि चुनाव तो बीएमसी में होने हैं और इनका फोकस जो है वो बेलगांव और कर्नाटक से झगड़े के ऊपर है, उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये नहीं नहीं, वो एनसीपी वैसे भी बॉम्बे में बीएमसी में कोई बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है। ये क्या पॉलिटिक्स है? नहीं देखो, क्या होता है जब आपके पास कोई एजेंडा नहीं होता, मुद्दे नहीं होते, तो आप किसी पर भी चिल्लाना शुरू कर देते हो ना, किसी पर भी चिल्लाना शुरू कर देते हो। तो ये बात ये हुई थी, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है बोम्मई, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये गांव है, ये अब वो गांव जो थे, उन गांवों ने हमको पानी नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र में, तो हम कर्नाटक चले जाते हैं, कर्नाटक सरकार हमको पानी देगी। उसलिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किए गए। तो वो प्रस्ताव के रेफरेंस में बोम्मई बोल रहे हैं कि दे दो हमको, हम उनको पानी दे देंगे। तो आप हम इनको 60 साल से पानी क्यों नहीं दे पाए, इसका जवाब पहले शरद पवार ने देना चाहिए। तो ये देखो, ये फॉक्सकॉन ले गए, अभी ये गांव लेकर अरे ऐसा कोई गांव उठा के ले जा सकता है क्या? यानी फॉक्सकॉन कितने और गाँव। शरद पवार भी बच्चे जैसी बात करते हैं, उसकी हमको शर्म आती है कि कभी ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, हम इनको सबसे जानकार नेता मानते हैं, तो ऐसा कोई गांव उठाकर ले जा सकता है? शरद पवार 4 बार मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं आपने वो जत तहसील है उस वहां के लोगों को पानी दिया? और दूसरी बात छोड़ दो, ये धुलिया डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव है, उस गांव में लोगों ने ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया कि हमको गुजरात में जाना है। अब ये प्रस्ताव पारित करने वाले एनसीपी के धुलिया के नेता है, शरद पवार उस पर क्यों नहीं बोलते? वो मुंबई 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 लगा के बैठे, क्योंकि इनको दिखाना है कि भाई देखो, मध्य प्रदेश हमारा जमीन लेना चाहता है, गांव लेना चाहता है, कर्नाटक, और यहाँ सब बीजेपी की सत्ताएं है, और यहाँ की बीजेपी की एक नाथ शिंदे की सत्ता उनको गांव देने के लिए राजी हो गई है। ऐसा एक आभास पैदा करने की कोशिश है। बीएमसी बीएमसी से क्या मतलब है? बीएमसी से उनको मालूम है, और इसीलिए आदित्यनाथ जो आ गए मुंबई में, तो मुंबई में कम से कम 30 लाख से ज्यादा उत्तर भारतीय है। आदित्यनाथ यहाँ आकर भाषण करने लगे तो हमारे मुंबई में जो उत्तर भारतीय है वो बीजेपी को वोट देंगे, इसका डर है। वो उधर कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, उस पर वो गुस्सा नहीं है, क्योंकि उनको भी समझता है कि ऐसी बातें करने से कोई इन्वेस्टर वहां नहीं जाएगा। और ये बात शरद पवार के दाहिने हाथ जो अनिल देशमुख के बाद गृह मंत्री रहे, वो वलसे पाटिल ने बताया, ऐसा कोई लड्डू है कि उठा के दे दिया भाई जा तू लड्डू लेके जा। जो इन्वेस्टर है वो देखेगा कि भाई हमारे लिए पोषक परिस्थिति वहां उत्तर प्रदेश में है कि नहीं, एयर कनेक्टिविटी है कि नहीं, रोड कनेक्टिविटी है कि नहीं, पानी की सहूलियत मिलेगी कि नहीं, जहां प्लॉट इंडस्ट्री के लिए होगा वहां तक पानी या रास्ता पहुंचता है कि नहीं, वो देखेंगे, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। ये क्या उद्धव ठाकरे है? कि इन्वेस्टर का मतलब उद्धव ठाकरे नहीं होता कि भाई मुझे इतना दे दो और ले जाओ हमारे एमएलए, ले जाओ मिनिस्टर बनाओ। इन्वेस्टर का मतलब उद्धव ठाकरे नहीं है। वो देखता है कि डालूंगा तो उसमें से निकलेगा क्या। हाँ, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ और सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वो तुम ले जाओ। इस ढंग से उद्धव ठाकरे सोचते, कोई इन्वेस्टर इस ढंग से नहीं सोचता। लेकिन संजय राउत के लिए उद्धव ठाकरे ही सर्वे सर्वा है। वो जो कुछ मुन्ना भाई वगैरह फिल्म थी ना, मुन्ना भाई गांधीगिरी वगैरह चलता था, हाँ, हाँ, गांधी लगे हाँ। रहो मुन्ना भाई,
हाँ। उसमें वो उसका चमचा था ना, वो हाँ। चमचा का मतलब संजय राउत है। वो जो चमचा था उसका नाम सर्किट था। यहाँ सर्किट था। सर्किट को संजय राउत बोलते हैं। वो याद है, कुछ गांधीगिरी पर कुछ रेडियो पर सवाल पूछे जाते हैं, वो सब गांधी विचार के प्रोफेसर को पकड़ के लाकर बैठा था और बोलता है इसका जवाब दो, उसका जवाब दो। तो ये प्रोफेसर बोलता है उसमें से, अरे गांधी जी ऐसे नहीं बोले थे। अरे क्यों नहीं बोलेंगे भाई, भाई बोला तो गांधी को भी बोलना पड़ेगा। तो वो जो सर्किट का कैरेक्टर है वो आप देखिए, समझिए, तो आपको समझेगा कि संजय राउत क्या है। तो शिवसेना की राजनीति सर्किट जैसी हो गई। लगे रहो मुन्ना भाई। बिल्कुल। साथ में भाऊ, बीएमसी के चुनाव में क्या होने वाला है ये भी थोड़ा बता दे। नहीं, बीएमसी के चुनाव ये तो हार चुके हैं। देखिए, अभी आहिस्ता आहिस्ता कल कल परसों की बात है, नासिक कॉरपोरेशन के बहुत सारे 500 से ज्यादा कार्यकर्ता नासिक सिटी के शिंदे के पास आ गए। 8 वो पहले के पूर्व कारपोरेटर है, पार्षद है, वो भी शिवसेना का एकनाथ शिंदे के पास आ गए। आज हम बात कर रहे हैं, आज की खबर है कि परभणी महापालिका है, वहां के शिवसेना के 30 कारपोरेटर थे पहले, अभी एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा तो ये निकल कर एकनाथ शिंदे के पास चले जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है 2 हफ्तों में ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना 6ठे नंबर पर चली गई, एकनाथ शिंदे तो तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर एनसीपी है, 1 नंबर पर बीजेपी है। तो देखिए, लीडर जो होता है वो हमें अगर चुनकर लाए तो हमें वो लीडर चाहिए। बाला साहब किसी को भी सर पर हाथ रख देते थे तो वो चुनकर आ सकता था। उद्धव ठाकरे सर पर हाथ रखेंगे, आदित्य ठाकरे तो हारना पक्का है, तो कौन जाएगा इनके साथ। आहिस्ता आहिस्ता सब निकल कर आएंगे और आखिरी समय जब आ गया आएगा तब बीएमसी में जो शिवसेना लड़ा सकते हैं, ऐसे एक एक करके कार्यकर्ता सब यहाँ आ जाएंगे। और बीएमसी तो ये ना, इन्होंने पहले से ही हार चुके हैं। भाव सुनते हैं केवल वर्ली की चिंता है पिता पुत्र को। नहीं, वर्ली की चिंता है क्योंकि वर्ली में ये हार जाएंगे, ये उनको आदित्य जीतने से पहले भी मालूम था। इसलिए वहां का जो कारपोरेटर था सुनील शिंदे, जिसने सचिन अहिर एनसीपी का, उसको हराकर 2014 में वो सीट जीती थी, तो दोनों हारने वाला और जीतने वाला दोनों को साथ लेकर आदित्य को खड़ा कर दिया और उन दोनों को एमएलसी बना दिया। यानी आदित्य को एमएलए बनाने के लिए 2014 में हारे हुए जीते हुए दोनों कैंडिडेट को एमएलसी बना के रखा है, सचिन अहिर और सुनील शिंदे को। उसको कल्टीवेट किसने किया, उसकी मशागत किसने की, सुनील शिंदे ने की थी, तो उसको साथ ले लिया। सचिन अहिर हारा था, उसके पहले 2 बार जीता था, एनसीपी में था, उसको वे शिवसेना में ले लिया और उनको दोनों को एमएलसी बना दिया। आदित्य ठाकरे अगर इतना ही बोलते हैं तो बांद्रा से खड़े होते, वहां से क्यों नहीं लड़े जहां मातोश्री है। बिल्कुल सही। वहां का चुनाव तो ये हार गए और कांग्रेस जीत गई। यानी इतनी बुरी स्थिति में भी कांग्रेस ने अगर जीत ली है तो कौन सी जगह जीत ली है, तो जहां मातोश्री है। तो चिंता वर्ली की नहीं, चिंता आदित्य की है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगली बार वर्ली में आदित्य ठाकरे हारेंगे और ये अगर कारपोरेशन के चुनाव में हार गए तो मान लो विधानसभा में भी हारेंगे, शायद लड़ेंगे भी नहीं। वो पिता को बोलेंगे तुम्हारी सीट है विधान परिषद खाली करो, मैं वहां से एमएलसी बनता हूं। तो ये कांग्रेस की जो स्थिति है इस समय, तो ये जो मुसलमान वोट करते रहते हैं, ये तो ये अगर तीनों मिलके साथ में लड़ेंगे तो क्या ये मुसलमान वोट शिवसेना को भी ट्रांसफर होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। आज आज
शिवसेना मुंबई में अगर गारंटीड वोट शिवसेना को कौन सा मिलेगा, तो वो समाजवादी पार्टी, एमआईएम और कांग्रेस एनसीपी को जाने वाले मुस्लिम वोट थे, वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को पक्का मिलेंगे। शिवसेना के ओरिजिनल वोटर आधे से भी ज्यादा इनको नहीं मिलेंगे, लेकिन मुस्लिम वोटर ज्यादातर, मेजॉरिटी मुस्लिम वोटर उद्धव ठाकरे के साथ जाएगा। इसका कारण समझ लो, मुस्लिम वोटर जो है वो कोई पार्टी नहीं मानता। आज जिसको एमआईएम बोलते हैं, उसके पहले वही वोटर समाजवादी पार्टी के साथ था, उसके पहले वही मुस्लिम लीग के साथ था। जो मुस्लिम लीग के कारपोरेटर थे, एमएलए थे, वो कांग्रेस में चले गए, समाजवादी पार्टी में 95 में चले गए। ये अबू आजमी तो बाद में एमएलए बने, लेकिन उसके पहले बशीर पटेल वगैरह जो एमएलए थे, कारपोरेटर थे, ये सब समाजवादी पार्टी में आने के पहले मुस्लिम लीग में थे। आजकल वो एमआईएम में ट्रांसफर हो गए। तो अब उनसे भी लड़ाकू अगर कोई मुस्लिम के लिए बीजेपी के खिलाफ का सबसे स्ट्रांग नेता कौन है, तो उद्धव ठाकरे। बीजेपी जिसको दुश्मन मानती है, मुस्लिम उसका वोटर होता है। आपको याद होगा कि बंगाल में भी फुरफुरा शरीफ को भी लोगों ने, मुस्लिमों ने वोट नहीं दिए, उनका एक भी एमएलए नहीं आया, एमआईएम का एक भी एमएलए नहीं आया, क्योंकि पूरे के पूरे वोट ममता के लिए ट्रांसफर हो गए। यही मुंबई में होगा। मुस्लिम वोटर, ये शिवसेना की ताकत बनेगी। अगले बीएमसी के चुनाव के बाद मुझे अजीब नहीं लगेगा अगर शिवसेना के पास 10 से ज्यादा मुस्लिम कारपोरेटर रहेंगे। तो मतलब कहने का है कि हमने जब लगभग साल भर पहले जब इनकी सरकार थी, उस टाइम पर जब एक पोल किया था, तब इनकी कोई 30-40 सीटें आ रही थी। उस 30-40 में से 10-12 जो है वो मुसलमान रहेंगे। हाँ, बिल्कुल होंगे। देखिए, एक बात होती है, हमें जो चुनाव का हम विश्लेषण करते हैं ना, आप देखिए 2017 में 2017 में नहीं, 2012 में जो यूपी का चुनाव हुआ, उसके बाद 2014 की मोदी लहर आई। उसका कारण हमको 2012 के यूपी के चुनाव में देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को मेजोरिटी मिल गई, लेकिन हमने उसका असली विश्लेषण अगर हम करेंगे, एनालिसिस, तो पहली बार यूपी के 403 जो एमएलए थे, उसमें 68 मुस्लिम एमएलए थे, हर सब पार्टी के मिलाकर, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, बीएसपी के। ये सबसे बड़ा आंकड़ा था। और इसकी रिएक्शन हमने 2014 के लोकसभा चुनाव में देखी, जब 80 में से एक भी मुस्लिम एमपी चुना नहीं गया। वो बड़ी भारी रिएक्शन थी, क्योंकि दंगा फसाद होता है तो ये कुशवाहा है, ये ओबीसी है, ये एसटी है, ये एससी है, ये नहीं देखा जाता। जब मुस्लिम और हिंदू ऐसा कुछ हो जाता है, तो सब मुस्लिम इकट्ठा होते हैं, और जो मुस्लिम नहीं होता है उसको हिंदू माना जाता है। ये जब समझ आई 68 एमएलए का मतलब क्या होता है, उसकी रिएक्शन हम 2014 के चुनाव में देखते हैं। 80 में से एक भी मुस्लिम एमपी यूपी से नहीं था, उसको मोदी लहर माना गया। ये हमें, और जब एसपी और बीएसपी इकट्ठा हुए, तो मेरा ख्याल है 80 में से 5 एमपी या 4 एमपी मुस्लिम बने। देखिए आप, दानिश अली जो कर्नाटक का है, वो यूपी में आकर एमपी बन गया है। वो जेडीएस में था, वो पैसे लेकर वगैरह मायावती ने उसको टिकट दिया, वो बात छोड़ दो, लेकिन वो भी एमपी बना। बीएसपी के जो कुछ 10 एमपी बने, उसमें 4 या 5 अकेले इसके थे, मुस्लिम थे। तो ये हमें समझना चाहिए। तो आज मुस्लिम वोटर पोलराइज होता है, उसका मतलब वो बीजेपी के खिलाफ जो कोई स्ट्रॉन्गेस्ट है उसके साथ जाते हैं। और आज की तारीख में मुंबई में बीजेपी के खिलाफ अगर स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर कोई है, तो पवार नहीं है, नवाब मलिक नहीं है, कांग्रेस नहीं है, शिवसेना उबाठा है।
जी, 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 जी। अब अब ओंकार जी से पूछता हूँ कि हमने जो आरंभ में बात की थी, तो हमने राहुल गांधी से आरंभ किया था। तो थोड़ा-सा राहुल गांधी को भी वापस टटोल लें कि राहुल गांधी आपके क्षेत्र में से भी होके गए हैं। तो वो राहुल गांधी की वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया रही, जो उन्होंने टच किया है एरिया थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से शामली का, बागपत का और गाज़ियाबाद का। जिस दिन ये लोनी से प्रविष्ट हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो लोनी पड़ता है गाजियाबाद जिले में, जी। एनसीआर रीजन, मतलब ये गाजियाबाद जिस हिस्से में हम लोग भी रहते हैं, वसुंधरा, तो ये लोनी गाजियाबाद में पड़ता है, फिर बागपत जिला शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर आपका शामली जिला शुरू हो जाता है। बागपत पहले मेरठ का ही हिस्सा था, शामली पहले मुजफ्फरनगर का हिस्सा था। ये अभी हाल में ही नए जिले बने हैं, कुछ ही साल पहले। लेकिन लोनी से लेकर के संजय जी, बागपत, बड़ौत, छपरोली, शामली, कैराना, इनमें कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कितने वोट मिले थे, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि कहीं 1229 वोट मिले थे इनके कैंडिडेट को, कहीं 1729, कहीं 1900 कुछ, कहीं 2000 कुछ। तो जहां पे ये इतनी भारी भीड़ इनके साथ चलती हुई सड़क पे दिखाई गई और उसमें सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट आया था कि ये जो मतलब क्राउड उमड़ पड़ा है राहुल जी की यात्रा में, इसको देख करके लखनऊ और दिल्ली की नींदें हराम हो गई होंगी। तो मुझे वो तो मुझे वो इनका स्नैपशॉट लेकर के जो है मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा और ये बताना पड़ा कि विधानसभा चुनाव में हुआ क्या था कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ में। सबकी तो जमानतें जब्त हुई हैं और किसी को भी 2000 से ज्यादा वोट नहीं मिली इस पूरे एरिया में। तो ये जो भीड़ जुटाई जाती है और ये हम वहीं से देख रहे हैं, मतलब कन्याकुमारी से ही देख रहे हैं ये पूरा तमाशा, कि पूरे संगठन को लगाया गया है, जो इनके शुभचिंतक हैं उनको लगाया गया है, जगह जगह के भीड़ जुटाओ, फिर अलग अलग वर्ग के लोगों को ला करके उनके फोटो भी खिंचवाए जाते हैं, वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। सड़क पर सफाई करने वाली जो हमारी बहनें होती हैं उनको लाया जाता है, राहुल गांधी के साथ खड़े करवा करके फोटो खिंचवाए जाते हैं, वीडियो तैयार कराए जा रहे हैं। मतलब ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कांग्रेस के साथ समाज का हर वर्ग न केवल जुट गया है बल्कि मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। क्या वास्तव में ऐसा है? और हरकतें, एक एक लीडर जो अपने आप को 2014 में भी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में मान रहा था, 2019 में भी मान रहा था, और ये पूरी जोड़ो यात्रा का जो मकसद है वो है ही ये कि जो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव या शरद पवार वगैरह एक तीसरे चौथे मोर्चे की तरफ बढ़ रहे थे और एक वैकल्पिक चेहरा सामने लेकर के आने की कवायद में जुटे हुए थे, उनको रिजेक्ट किया जाए, उनको मैसेज किया जाए, मैसेज दिया जाए कि साहब देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर किसी का संगठन है तो हमारा है, हर राज्य में अगर हैं तो हम हैं। इसलिए 2024 में भी आप अपना कोई चेहरा पेश मत करो, राहुल गांधी ही मतलब हमारे मजबूत कैंडिडेट होंगे नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए। लेकिन करते क्या हैं ये? महाराष्ट्र जाते हैं तो वीर सावरकर को गालियां देते हैं, गद्दार बताते हैं। यात्रा शुरू करने के तीसरे दिन ट्विटर हैंडल पर एक जलती हुई खाकी निक्कर टांग देते हैं और बात करते हैं जोड़ने की। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो केवल सुर्खियां पाने के लिए और मीडिया में बने रहने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई ना कोई बचकाना बयान देना। और आज सुबह का आप देख लीजिए क्या तमाशा किया है। मुश्किल से एक 10-12 साल का बच्चा होगा जो केवल केवल धोती पहने हुए है और उसको मूंछ लगा दी चंद्रशेखर आजाद बना करके
और मतलब नंगे बदन उसको आप 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में जनेऊ उल्टा पहरा दिया, श्राद्ध कर्म वाला। जनेऊ उल्टा पहना दिया, जो अंतिम संस्कार में या श्राद्ध क्रम में किया जाता है। तो मतलब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा अच्छा ठीक ठाक मैसेज लोगों में दे रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस की अंत्येष्टि करके ही दम लूंगा, इससे पहले मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इस पूरी यात्रा पर खर्च किया गया है, उसका कुछ रिटर्न मिलने वाला नहीं है, ये आप तय मान लीजिए। हाँ, तो आ गए ना वो उसमें उस दिन पहले बीजेपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे बदनाम करने के लिए 5-6 हजार करोड़ डाले। मैं बोलता हूँ भैया और थोड़ा डाल दो। वो बीजेपी को नहीं बोल रहे थे, जयराम रमेश बाजू में बैठे थे उनको बोल रहे थे भैया इतना डूब गया और थोड़ा डाल दो, क्योंकि उससे कुछ निकलने वाला नहीं, उनको भी मालूम है। और उनकी स्लोगन है, मोदी को ना मैं हराऊंगा ना किसी को हराने दूंगा। ये सब भारत जोड़ो उसके लिए चल रहा है। और कन्हैया कुमार तो आपको मालूम है वो मार्क्सिस्ट है। उन्होंने इनका गेटअप ऐसा बना दिया है कि और थोड़े दिन में मार्क्स का जो दाढ़ी से लेकर सर के बाल तक का आप सब देखो तो आपको याद आएगा राहुल गांधी और मार्क्स, इसमें फर्क नहीं रहेगा। कन्हैया कुमार इनको कम्युनिस्ट पार्टी के सामने पेश करेगा, यही तो मार्क्स है। अब एंगल्स कौन है आप सब ढूंढ लो। कन्हैया कुमार बोलेगा देखो मैंने मार्क्स ढूंढ कर लाया है। राजनीति का मजाक बना रखा है, राजनीति का मजाक बना रखा है इस ढंग से। मुझे एक सबसे पहले जो फिल्मों के लिए राष्ट्रपति पदक मिलना शुरू हो गया, वो पहला पदक मराठी में मिला था। मराठी में हमारे जहाँ पेपर पत्रकार हुए आचार्य अत्रे के मराठा में, वो आचार्य अत्रे साहब ने वो फिल्म बनाई थी श्यामची आई। उसको देश का पहला स्वतंत्रता के बाद पहला राष्ट्रपति पद उस फिल्म को मिला था। तो उसके लिए राष्ट्रपति पदक बहुत बड़ी बात होती है। तो शिवाजी पार्क में उनका स्वागत हुआ था, समारंभ हुआ था, सत्कार हुआ था। तो वहां आचार्य अत्रे तो खुले दिल से बोलने वाले माने जाते थे, तो उन्होंने वो सत्कार का स्वीकार किया। लेकिन उस स्टेज पर एक बहुत बढ़िया बात कही थी। वो श्रीनेत के आपने बोला ना, प्रियंका का कोई उनके ट्वीट के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो सुप्रिया आचार्य श्रीनेत। अत्रे ने, हाँ, तो शिवाजी पार्क में अत्रे उस वक्त बोले थे, अरे भैया इतनी भीड़, पूरे शिवाजी पार्क भर गया है, अगर थिएटर में इतनी गर्दी करते ना तो इस पदक से बहुत बढ़िया काम हो जाता। तो सत्कार के लिए लाखों की संख्या में आए, लेकिन थिएटर में नहीं गए। मेरी फिल्म तो आर्थिक दृष्टिया तो डूब गई है, ये उन्होंने उसी स्टेज पर बोले थे। तो जो शिवाजी पार्क में भीड़ है, वो अगर थिएटर में जाती तो मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होती। तो शायद वो श्रीनेत को मराठी नहीं है, उनको ये सब हिस्ट्री या श्यामची आई मालूम नहीं होगा, इसलिए वो बता रहे हैं देखो इनकी नींद उड़ गई है, उनकी नींद उड़ गई है। अरे वो तो उनकी नींद उड़ी की नहीं, मैंने बात समझ लो, लखनऊ की या दिल्ली की नींद उड़ी की नहीं, ये देखने के लिए आप क्यों जाग रहे हो? आप आराम से सो जाओ। वो सुप्रिया श्रीनेत की तो बात बता दूं आपको, वो तो गई थी महाराजगंज, गोरखपुर के पास में है महाराजगंज, वहां से चुनाव लड़ने 2019 में। तो मेरे ख्याल से चौथे नंबर पे आई थी, और कोई जबकि पार्टी 3 ही थी वहां पे मेन, वो वहां उसके से बाद भी वो चौथे पुराने नंबर पे आई थी। कौन जमानत थे तो जब्त हुई चीफ थी। मिनिस्टर, जगदम्बिका पाल, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना महाराजगंज। नहीं, उनकी दूसरी है, उनकी उसके बगल वाली है। अच्छा, डुमरियागंज होगी शायद। डुमरियागंज है उनकी। वो ठीक है, लेकिन क्या है देखो, बात तो करनी पड़ती है ना, जोर शोर से बात करनी पड़ती है। मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई कि आहिस्ते आहिस्ते पहुंच जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते पहुंच जाएंगे। अब पहुंच गए, पहुंचने वाले तो सीरियसली वो कछुआ और खरगोश की कहानी सीरियसली है।
कि आखिर कछुआ ही जीत जाता है, तो उसका आशय छोड़कर कहानी सीरियसली ली। बोले आपकी क्या हमारे भविष्यवाणी है? हमारे राहुल बाबा जो हैं वो अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस बार? नहीं, वो नहीं लड़ेंगे, शायद प्रियंका को उधर से खड़े करेंगे। अभी प्रियंका श्रीनेत है या वड्रा है, वो तो बाद में तय होगा। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया अपने प्रश्न भाऊ से और ओंकार जी से अवश्य पूछ लें, और इसके साथ-साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें, इसको लाइक का बटन भी दबा दें। साथ में आप हमें सपोर्ट करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वहाँ पर जा सकते हैं लिंक्स के ऊपर। तो अब चलते-चलते जो ये लेटेस्ट काम 2-4 राहुल गांधी ने किए हैं, एक तो बात हो रही थी कि साहब की लोगों ने बड़ी डिमांड की थी कि कभी प्रियंका गांधी से राखी बंधवाते हुए का तो फोटो दिखवा दो, तो उसका उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया अलग तरह से, इटालियन स्टाइल में, और इकट्ठा कर लिया एएस दुल्लत को, फारूक अब्दुल्ला को, और महबूबा मुफ्ती आने वाली है। तो बड़ा जोरदार जो है वो, जो उसका जो लास्ट लेग है वो तो और भी जबरदस्त संदेश दे रहा है भारतीय जनता को। तो घर के बच्चे जो कुछ करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, तो ये सब बचकानी हरकतें कर रहे हैं और उसको मीडिया उछाल रहा है। मेरा मानना है कि इससे कांग्रेस का ज्यादा नुकसान होगा। देखो, आप प्राइम मिनिस्टर की लेवल पर एक तरह कैसे हम देखते हैं कि मोदी जाते हैं, अपनी माँ के पाँव धोते हैं, उसको पैर पकड़कर नमस्कार करते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अपने माँ के गाल पकड़कर कुछ गुदगुदी करते हैं, बहना का किस करते हैं गाल पर। ये क्या मजाक है? घर का रिलेशन दिखाने की एक उम्र होती है। और ये भी नहीं है कि भाई बिछड़े भाई बहना मिल गए, ऐसी तो बात है नहीं। आप तो हमेशा साथ में रहते हो। बीच में कहीं कर्नाटक में वगैरह था, वहां प्रियंका चली गई थी, फिर सोनिया गांधी भी चली गई थी। तो ये ऐसे बचकानी हरकत दिखाने की जरूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। यानी वो सब मैं देखता हूँ, तो दूसरी तरफ वो उर्फी जावेद का चल रहा है, और दोनों कंट्रोवर्सी कैसी चल रही है देखो। और वो भी बचकानी हरकत है, ये भी है। अरे मुझे याद आता है, देखो 2013 में जब मोदी ने कैंपेन शुरू किया था, उनकी श्रीराम कॉलेज में पहली मीटिंग हुई थी, मुझे मेरे याद है तो श्रीराम कॉमर्स कॉलेज शायद। हाँ, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। तो उसके बाद बरखा दत्त और ये कौन थी, राजदीप की पत्नी, सागरिका घोष, उनका मैंने, और कौन कोई थी दूसरी एक, तो उन्होंने लिखा था मोदी के भाषण में कोई आशय नहीं है, एजेंडा नहीं है, और राहुल गांधी ने देखो कैसा एजेंडा पेश किया है। अरे एजेंडा आपको समझ में आना चाहिए ना, किसको एजेंडा बोलते हैं, किसको झंडा बोलते हैं। अरे झंडा एजेंडा से निकलता है, वो झंडा होता है। मैं एक एजेंडे के लिए खड़ा हो जाता हूं, और उसकी निशानी जो होती है उसको झंडा बोलते हैं। ये जिनको मालूम है, ये सबसे देश के बड़े विश्लेषक और एनालाइजर बन चुके हैं। तो मेरे पास आज भी, आप इंटरनेट पर जाओ तो आपको उनका वो ट्वीट मिलेगा कि राहुल गांधी 2013 9 साल पुरानी बात है, कि मोदी के भाषण में कोई दम नहीं था, वो आगे चलकर क्या करेंगे। अरे क्या करेंगे वो समझना भी जरूरी होता है ना। आपको नहीं समझ रहा है तो आज भी ये चल रहा है। मुझे बोला, आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते आ रहे हो, गांधी जी निकले थे, विनोबा भावे निकले थे, राज चंद्रशेखर निकले थे, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी निकले थे, पदयात्रा बहुत सारी हुई है। यहाँ ऐसा कुछ होते हुए हमने देखा है? एक जब पदयात्रा के आंध्र के जो राजशेखर रेड्डी थे, वो अभी जो जगमोहन रेड्डी उनका बेटा है, उन्होंने भी पदयात्रा की है। लेकिन हमने यहाँ कभी बहना की चुम्मी ली, माँ के गाल पकड़े,
ऐसा कुछ देखा है? ये क्या मजाक बना रखा है आपने? यानी ये सब करने वाले और दिखाने वालों को शर्म तक नहीं आ रही है। इसलिए मैं बोलता हूं कि उर्फी जावेद का जो कुछ तमाशा चल रहा है और राहुल गांधी ये प्रियंका का जो दिखाया गया, उसमें फर्क क्या है मुझे तो समझ में नहीं आया। राजनीति इतनी बचकानी होती है? कभी नेहरू, इंदिरा जी कांग्रेस के ही थे, इनके घराने के थे। हमने ऐसी कभी हरकतें उनकी देखी है? और पूरे कांग्रेस के चमचे जो है उनका भी दिमाग बधिर हो गया है, संवेदनाहीन हो गया है कि जो दिखाया जाए वो गलत है। अरे कोई भी बोलता नहीं है। जेएनयू में बैठे प्रोफेसर वगैरह जो कोई है लेफ्ट है या अल्ट्रा लेफ्ट है या कोई सेक्युलर है, वो क्यों नहीं आगे आकर बोलते ये बंद करो, इससे मोदी की ताकत बढ़ती है, ये भी कम से कम बोल नहीं पाते। बुरा लगता है ये देखकर। हमारा देखो दुश्मन भी मरता है तो उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं मरने के बाद भी। उनको जख्म हो जाते हैं तो हम उस पर दवाई छिड़कते हैं। तो ये जो इनके चमचे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है ये कांग्रेस को छिन्न विच्छिन्न कर रहा है, उस विचारधारा को छिन्न विच्छिन्न कर रहा है। तो उसका यानी उसका मजाक बनाया जा रहा है। तो रोकेंगे नहीं तो क्या होगा कांग्रेस का, या पूरी लेफ्ट विचारधारा है उसकी क्या हालत होगी, ये हमें सोचना जरूरी है। वो तो नहीं सोचेंगे। बिल्कुल भाऊ सही कह रहे एक्चुअल हैं। में क्या है कि इनको ना तो भारतीय संस्कृति का रत्ती रत्ती भर ज्ञान है, ना इनको मुझे लगता है कि जो पारिवारिक एक संस्कार होते हैं, उनकी जो मर्यादा होती है, उनकी जो गरिमा होती है, ना उनके बारे में शऊर है। और ये खानदान शाही का भी एक तरीके से भोंडा प्रदर्शन है। देखिए, राजनीति में चलिए साहब पिता है, पुत्र को ले आए, चल रहा था। अलग-अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कुछ वंश हैं, कुछ खानदान हैं, कुछ परिवार हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चल रही है। लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, चलिए वो एक मानसिकता है, सामंती मानसिकता है, गुलामियत आसानी से जाती नहीं है। कुछ परिवारों की प्रशस्ति में लोग लगे रहते हैं। लेकिन इस तरह का भोंडा प्रदर्शन मतलब 2019 के चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के आना, राष्ट्रीय महासचिव बना देना और सीधे उनको उत्तर प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश सौंप देना। आधा उत्तर प्रदेश में क्या बैंड बजा है वो सबने देखा। अमेठी में भाई को भी नहीं जितवा पाई और हार गया। बहरहाल छोड़िए उसको भी। मैं कह रहा हूं कि आप माता जी हाजिर रहती हैं, बहन हाजिर रहती है, आप खुद हैं ही। जबरन पूरे संगठन पर आपका कब्जा है। आपने चौपट करके रख दिया है कांग्रेस को। अध्यक्ष तो खड़गे साहब हैं। बस कहने को अभी सलमान खुर्शीद का बयान आ ही गया कि वो संगठन संभालें, नेता हमारे 10 जनपद वाले ही हैं। अच्छा, वाड्रा साहब आ गए, वाड्रा साहब की बेटी भी आ गई। मतलब खानदान का इतना भोंडा प्रदर्शन आपको किसी और राज्य में, जो परिवार राजनीति में है भी, उनमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को कभी एक दूसरे के चुम्मे लेते हुए देखा है क्या? या चौटाला परिवार में किसी को देखा हो, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार में देखा हो, या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को देखा हो? ऐसे बहुत सारे खानदान, सिंधिया खानदान पूरा, वहां देखा है क्या कभी? एक बार वसुंधरा राजे का किसी उद्योगपति के साथ कुछ लिप लॉक करते हुए फोटो आ गया था, बवाल हो गया था उस पर। तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय राजनीति में ये भोंडापन लोग एक्सेप्ट नहीं करते संजय जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये आइए अब हम महेश भट्ट संस्कृति में होता है वो। हाँ, महेश भट्ट संस्कृति में तो होता है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। आइए दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। दर्शकों के प्रश्न अविनाश जी कह रहे हैं, भाऊ प्रणाम, आप कभी-कभी रोस्ट वीडियो भी बनाया करें। ठीक है, देखते हैं कैसा होता है।
संतोष वो करके एक बात होती है, मैं कुछ बनाता नहीं, वो हो जाता है। वो सब्जेक्ट जैसे निकलता है। अब देखिए, मैंने शी जिनपिंग को लेकर फेसबुक लाइव कोरोना तक पहुंच गया, ये सोचा समझा नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। और जब जयपुर डायलॉग में मैं हाजिर था, मैंने देखा लोग जिस ढंग से सुनना चाहते हैं, तो कुछ बातें, मैं तो फिल्मों का कोई नहीं था, लेकिन उधर फिल्म का जो सेशन था उसमें भी बैठ गया, तो लोग ने जिस ढंग से मुझे सुना और तालियां वगैरह बजाई, मुझे अच्छा लगा। लेकिन वो अपने आप निकल आता है। मैं किसी भी विषय की तैयारी बिल्कुल नहीं करता। तो शायद आपकी चाहत है तो हो जाएगा कभी। जी। नेक्स्ट, संतोष करकेरा, भाऊ जय भवानी, who will take forward the legacy of Bala Saheb leadership in Mumbai elections? Any news on alliance of BJP, Eknath Shinde, SS and MNS? नहीं, मुझे नहीं लगता एमएनएस इनके साथ हाथ मिलाएगी। हाँ, पैरेलल रहेंगे। देखिए क्या होता है कि एमएनएस पैरेलल रहेगी, और जब तक वो अपनी ताकत प्रूव नहीं करती। और जिस ढंग से राज ठाकरे जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 4-5 साल में जो गलतियां की, उससे वो बहुत कुछ सीखे हैं। और समय, अभी देखो, रोज उठकर कोई स्टेटमेंट नहीं करते, पहले करते थे। आज वो अपना संगठन बनाने में जुटे हुए हैं। तो उनको भी पता है कि जो लीगेसी होती है, देखो शिवसेना भी कहां से आई। बाला साहब ठाकरे तो कभी पॉलिटिक्स में थे नहीं, ना किसी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता थे। उनको उनको उस समय की जो जवान जनरेशन थी हमारे जैसी, जो हम संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में थे, तो संयुक्त आंदोलन जो था उसमें सब पार्टियां इकट्ठी हुई थी कांग्रेस छोड़कर। लेकिन ये पार्टियां अलग हुई, तो उनसे जुड़े हुए जवान लड़के थे, वो तो मराठी अस्मिता से जुड़े हुए थे। तो उनकी बात लेकर बाला साहब ने मार्मिक जो उनका वीकली था उसमें बात छेड़ी, और लोग जुड़ते गए, और उससे एक संगठन निकला। तो जो जिसको हम शिवसेना समझते हैं, वो ओरिजिनली संयुक्त महाराष्ट्र समिति थी। और जो उस समय की समिति बची थी, यानी कम्युनिस्ट थे उसमें, कुछ और लोग थे, आरपीआई वगैरह थे, तो वो अपनी पॉलिटिक्स समिति के नाम पर चलाना चाहते थे। लेकिन उनको लोगों ने नकारा, और बाला साहब को उठा के शिवसेना प्रमुख बना दिया। पर्टिकुलरली मुंबई की लड़ाई थी। तो जिस ढंग से उस समय की समिति थी, देखिए 67 के चुनाव में मुंबई से जॉर्ज फर्नांडिस और ऐसे डांगे एमपी बने। इनके मुंबई में 28 एमएलए हुआ करते थे, तो उसमें से 7 या 8 एमएलए समिति के चुनकर आए थे। फिर भी 1 साल बाद जो कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, तो समिति का सुपड़ा साफ हो गया, और शिवसेना 2 नंबर की पार्टी बनकर उभरी। तो जो उस समय संपूर्ण महाराष्ट्र समिति का हुआ था, वही इस वक्त उबाठा शिवसेना का होने वाला है। क्योंकि जिस ढंग से मराठी अस्मिता को दुखाया था समिति ने, उसी ढंग से उद्धव ठाकरे आज मराठी अस्मिता को दुखा रहे, यातना पहुंचा रहे। तो समिति 1 साल में समिति नकार दिया लोगों ने, और शिवसेना को उठा लिया। तो मुंबई में वही होने वाला है। उबाठा शिवसेना बीएमसी से खत्म होगी, तो एमएनएस उसका पर्याय बन सकता है। लेकिन वो अपने बलबूते पर खड़ा रहना चाहते, उसके बाद वो बार्गेनिंग करेंगे, और बीजेपी उनको साथ लेना चाहती है। मुझे लगता है कि बीजेपी की महाराष्ट्र में स्ट्रेटेजी ये है कि अगर हम सत्ता में नहीं होंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे खिलाफ भी जो सत्ता में होगा वो हिंदुत्ववादी होना चाहिए। जी जी जी। ये पूछ रहे हैं एमके जी कि भाऊ मुंबई का अगला मेयर कौन होगा, मराठी या गैर मराठी? नहीं, मराठी होगा। देखो, कुछ कुछ भी हो जाए, फिर भी मुंबई में मेजॉरिटी कारपोरेटर मराठी ही होंगे। हर पार्टी के होंगे, लेकिन मराठी होंगे। शिंदे के होंगे, एमएनएस के होंगे, उद्धव ठाकरे के होंगे, बीजेपी के होंगे। आज भी
बीजेपी की मुंबई में जो मेजॉरिटी कारपोरेटर है, मेजॉरिटी एमएलए है, वो मराठी है, तो मराठी होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बीजेपी अमराठी भी हो जाता है, हम जिनको अमराठी बोलते हैं वो तो 4-4, 5-5 जनरेशन से मुंबई में है, वो मराठी है। आपको एक बात बोल दूं, गुजरात का बीजेपी का चीफ कौन है? चंद्रकांत उसका पाटिल। जन्म ही जलगांव में महाराष्ट्र में हुआ, चंद्रकांत पाटिल उसका भी नाम है। सीआर पाटिल जो है उनका असली नाम चंद्रकांत पाटिल है। और बीजेपी के कुछ साल पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? वो भी चंद्रकांत दादा पाटिल थे। तो वो बात नहीं, संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हुआ, उसमें सांगली में सबसे बड़े लड़ाकू नेता ताराचंद शाह थे। नौशेर भरूचा नाम के पारसी संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में समिति के नाम पर चुन कर आए थे, कांग्रेस को हराकर भंडारा से। तो ये बात मराठी, यानी आप यहाँ रहते हो तो इस मिट्टी का अभिमान करते हो को नहीं, इतनी ही मराठी अस्मिता है, वो भाषा से निगडित नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो ठाकरे परिवार भी तो मूलतः बाहर का ही है। नहीं, वो तो हम जितने पीछे जाएंगे तो यहाँ वहां के लोग मिलते ही है। हम सब तो अफ्रीका से आए बोलते हैं डीएनए के लेवल पर। तो ये बात अलग है। अगला प्रश्न, डी के चौधरी जी, धन्यवाद आपका। अक्षय सौरभ जी कह रहे हैं, विल शिवसेना विन बीएमसी नेक्स्ट टाइम एंड इफ इट लूजेस will it be the starting point of Shivsena shrinking in Maharashtra? नहीं, महाराष्ट्र की शिवसेना अलग है, मुंबई की अलग है। देखो, महाराष्ट्र की बाकी फैली हुई शिवसेना है। जब शिवसेना का माउथ पीस मार्मिक हुआ करता था तब मैं उसका संपादक था, और उसी वक्त यानी 85 से लेकर 88, 89 तक मैं मार्मिक का संपादक रहा हूं। और शिवसेना कैसे फैली है वो मैंने देखी है। और बहुत सारे आज इनके बड़े नेता बन चुके हैं। वो उस वक्त तो कोई औरंगाबाद से आया, कोई उस्मानाबाद से आया, कोई रत्नागिरी से आया, वो मेरे टेबल पर सामने बैठते थे, मैंने देखा है, वो जब बच्चे थे। अभी 60 साल के ऊपर उनकी उम्र हो गई है। तो वो शिवसेना अलग है। देखो, महाराष्ट्र में शिवसेना बढ़ी, उसका श्रेय जितना बाला साहब को, उनकी लीडरशिप को है, उतना ही शरद पवार को है। क्योंकि आज जिस ढंग से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से दगाबाजी की है, उसी ढंग की दगाबाजी उस वक्त शरद पवार ने बाकी सब जो अपोजिशन पार्टियां थी उनके साथ की थी। पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी ऐसा जो उन्होंने दल बनाया था, और ये उठकर एक साल में कांग्रेस में चले गए। तो समाजवादी पार्टी थी, जनता पार्टी थी, फिर ये क्या बोलते हैं उसको, समाजवादी पार्टी नहीं थी, अलग जनता पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी थी, पीडब्ल्यूपी थी। ये शरद पवार के इतने पिछलग्गू हुए थे कि वो अपनी अलग आइडेंटिटी भूल गए थे। तो उनसे जुड़ा हुआ जो युवक था वो शिवसेना के साथ आ गए। जैसे 68 में, 69 में, 66 में समिति का युवा बाला साहब के साथ चला गया, वैसे ही 86 अक्टूबर के बाद पवार कांग्रेसी बन गए, लेकिन उनका वोटर एंटी कांग्रेस था, वो कांग्रेसी नहीं बना, तो वो बाला साहब के पास आ गया। तो वो जो फैला हुआ शिवसेना का वोटर है वो बेसिकली एंटी कांग्रेस है। वो शरद पवार के साथ था, वो बाला साहब के साथ आ गया। अगर उद्धव ठाकरे पवार के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, तो वो कांग्रेस के साथ जाने वाला नहीं है। और ये जो टूटे हुए एमएलए है वो जानते हैं, और इसी कारण से वो एकनाथ शिंदे के साथ बगावत पर उतर आए। जी, गौरीश पूछ रहे हैं, भाऊ साहब नमस्कार, सुशांत सिंह केस में कुछ डिसाइसिव स्टेप होगा with regards to arrest of any eminent person? It is long due. अरेस्ट होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये गड़ा हुआ मुर्दा निकाला है। उन्होंने अन्वय नाइक का निकाला था अर्नब को सताने के लिए, ये दिशा सालियन का इन्होंने निकाला है। और दिशा सालियन ये दुखती रग है आदित्य ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की, तो वो बिल्कुल निकाला है। और रुलाने के लिए अच्छा है,
कितना होगा? देखो, एविडेंस जब खत्म किया जाता है उस वक्त ही मेरा ख्याल है सुशांत सिंह के मौत के आसपास ही सचिन वाजे को भर्ती किया गया था फिर से पुलिस में, तो उसको शायद वो रफा दफा करने के लिए ही भर्ती किया होगा। तो अगर हार्ड एविडेंस नहीं है तो कोर्ट में कुछ स्टैंड होता नहीं, इसलिए कौन अरेस्ट होगा कि नहीं ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे कुछ निकलेगा कि नहीं उस पर मैं साशंक हूँ। कॉमरेड एक्स लेफ्टिस्ट हर्ष मेहता जी कह रहे हैं, वृत्तवाहिनियां बगड़े बंद, केलिया पासून आयुष शुक्र झाले। इसका मतलब भी बता ये दीजिएगा। मुझे नहीं समझ में आया। न्यूज चैनल देखना बंद करने से मैं बहुत खुश और सुखी महसूस करता हूँ, ऐसा बोल रहे, अच्छा, क्योंकि निगेटिविटी से ज्यादा कुछ होता ही नहीं। क्या नहीं है वो बताते। मुझे फिर से मोदी जी की याद आती है, जो श्रीराम कॉलेज में उन्होंने बताया था, एक बढ़िया बात बताई थी मोदी ने उस वक्त 9 साल पहले, कि बोले कि उनके जो पोडियम पर ग्लास था वो बोले देखो इसमें आधा पानी है, तो कुछ लोग सोचते कम से कम आधा तो भरा है, जो निगेटिव सोचते वो बोलते अरे आधा खाली तो है। लेकिन मैं इस ढंग से सोचता नहीं, मोदी जी ने कहा था कि आधा खाली हम देखते हैं उसमें हवा तो है, तो उस हवा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, इस ढंग से मैं सोचता हूँ, ऐसा मोदी ने कहा था। तो निगेटिविटी इतनी फैली है मीडिया में, मीडिया से लोग परेशान इसलिए है कि देखो कुछ अच्छा होता ही नहीं, इस ढंग से निगेटिव खबरें इतनी दिखाई जा रही है कि ये नहीं है वो नहीं है। अरे लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है, वो जरा देखने की सोचता है, ट्राई करो। देखो जब उत्तराखंड में सुनामी हुई थी तो इतनी बुरी हालत थी, 3-3 दिन लोगों को कुछ खाना भी नहीं था, लेकिन जिंदा तो थे। वहां से शुरू करते, उसको पॉजिटिविटी बोलते। मीडिया पॉजिटिविटी भूल गया है, इससे लोग परेशान ज्यादा है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी के साथ हमारे प्रश्न पूर्ण हो गए हैं और हम यहीं पर इस चर्चा को विराम देंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। भाऊ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और ओंकार जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय नमस्कार। हिंद, वंदे मातरम।